आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान पाठ 1 में लेक्चर नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन के नियम। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इन्हीं 5 नियमों के अंतर्गत आती हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम, तीसरा है गुणित अनुपात का नियम और चौथा है गैर लूसेक आयतन का नियम और लास्ट 5वां है आवोगैड्रो का नियम। बात करते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि द्रव्यमान हर जगह संरक्षित रहेगा। यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया में होने के बाद जो उत्पाद बनता है उसका द्रव्यमान और पहले लिया गया अभिकारक का द्रव्यमान दोनों बराबर होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यानी द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है न तो बनाया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करेंगे। यह नियम लिवासिये ने बताया था। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर NaOH और HCl रिएक्शन कराते हैं तो बनता है NaCl और H2O। अब इसका द्रव्यमान देखेंगे, सोडियम का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और 1 होता है यानी 40 हो गया। बात करते हैं हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5, जोड़ेंगे तो 36.5 आएगा। और अभिकारक में उत्पाद में आएंगे तो 23 होता है सोडियम का, 35.5 होता है यानी 58.5 आएगा। जल का 2 हो गया और इसका 16 है यानी 16 2 18 जल का व्यवहार हो गया। इधर यानी अभिकारक को जोड़ेंगे 40 और 36 तो देखेंगे 76.5 अभिकारक का द्रव्यमान आएगा। उत्पाद में देखेंगे तो 58 और 18 और 5 आधा जोड़ेंगे तो 76.5 आएगा। यानी देखते हैं कि 76.5 ग्राम अभिकारक का द्रव्यमान आता है और उत्पाद में भी देखते हैं तो 76.5 ग्राम उत्पाद का आता है। तो यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है, अर्थात अभिकारक में लिया गया द्रव्यमान और उत्पाद में बना द्रव्यमान दोनों संरक्षित रहती है। बात करते हैं दूसरा जो है स्थिर अनुपात का नियम। इसमें क्या होता है, सबसे पहले यह जो नियम बताया था प्राउस्ट ने बताया था। ये बताए थे किसी भी यौगिक में तत्वों का जो अनुपात होता है, कोई भी यौगिक होगा उसमें जो तत्व होगा, तत्व का जो द्रव्यमान होगा स्थिर होता है। इसीलिए इस नियम को स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। एक बार और ध्यान रखिएगा, कोई भी यौगिक होगा उस यौगिक में जो तत्व होते हैं उस तत्व का जो द्रव्यमान होगा स्थिर होगा, चाहे कोई भी यौगिक होगा। जैसे बात करते हैं, हमने यहाँ पर NaOH लिया है तो यहाँ पर सोडियम का परमाणु भार 23 होगा। अगर हम NaCl लेते हैं तो वहां पर भी NaCl में Na का जो परमाणु भार होगा 23 होगा। इस तरह से स्थिर अनुपात का नियम होता है, चाहे इसे किसी भी विधि द्वारा प्राप्त किया गया हो। बात करते हैं जल का, चाहे इसे तालाब का जल माने या समुद्र का जल माने या वर्षा का जल माने, हर जगह जल का सूत्र H2O होगा। यानी उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा और हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान होगा हमेशा 2 ही आएगा, चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया होगा जल होगा। एक बार और ध्यान रखिएगा, स्थिर अनुपात के नियम में किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया कोई भी यौगिक होगा, उस यौगिक में अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया गया यौगिक में जो तत्व होगा उस तत्व का द्रव्यमान स्थिर होता है। बात करते हैं दूसरा गुणित अनुपात का नियम। यह नियम सर्वप्रथम डाल्टन ने बताया था और ये बताया था यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। बात करते हैं हम इस वक्त, अगर 2 तत्व हैं, जैसे हाइड्रोजन है, यह ऑक्सीजन से संयोग करके जल बनाता है। दिया है यदि 2 तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के संयुक्त होने वाले द्रव्यमान छोटे पूर्णांकों के रूप में होते हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बनाया हुआ है। पुनः यही
अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करता है तो H2O2 बनाता है। अब इसको देखेंगे, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 मोल हाइड्रोजन के, यहाँ देखेंगे H2O2। अब इसमें देखेंगे इन दोनों में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ जल और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ मिलकर के बना हुआ हाइड्रोजन परऑक्साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो एक तत्व ऑक्सीजन है, इसका एक परमाणु है, इसका द्रव्यमान 16 है, जबकि हाइड्रोजन परऑक्साइड में बना हुआ जो यौगिक है, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या होगा, यानी कुल ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होगा 2 होगा। तो इसमें देखेंगे ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है यहाँ पर 32 है। अर्थात कोई तत्व होगा वह 2 रासायनिक अभिक्रिया एक ही तत्व से करता है, 2 अलग अलग अभिक्रिया करता है, तो उसमें जो यौगिक बनेगा उसमें कोई न कोई एक तत्व दोनों यौगिकों में एक निश्चित गुणित अनुपात में जुड़ा होगा। यहाँ देखेंगे एक संबंधे 16, जबकि दूसरे में देखेंगे तो 2 संबंधे 32, अर्थात 16 गुना 32 एक दूसरे के दुगुना भाग लिए हैं। आगे हम देखेंगे गैर-लुसेक आयतन का नियम क्या है। गैर-लुसेक ने बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, वह अगर गैस होती है तो उनके आयतन में सरल गुणित अनुपात का नियम होता है। यह हमेशा गैसों के आयतन के बारे में बताया था कि कोई भी गैस होगा अगर आपस में रिएक्शन करता है तो उनके बीच में आयतन में गुणित अनुपात का नियम होगा। इसमें देखेंगे हाइड्रोजन गैस है, यह ऑक्सीजन गैस के साथ क्रिया करता है तो जल बनाता है। हम देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की अवस्था में है, ऑक्सीजन भी गैस की अवस्था में है, जो जल बनता है तो यह लिक्विड की अवस्था में आ जाता है। हम देखेंगे यहाँ पर 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया गया है, 50 ml ऑक्सीजन गैस लिया गया है, तो देखेंगे यहाँ पर 100 ml जल प्राप्त होता है। आगे देखते हैं कि हमेशा इन दोनों में जो दोनों गैसों का अनुपात होगा 100 समंडे 50, यानी 2 समंडे 1 का आयतन नियम लागू होता है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, अगर H2 गैस है, अगर क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करके 2HCl बनाता है तो देखते हैं यहाँ पर इन दोनों गैसों के बीच में जो अनुपात होगा, आयतन होगा, 1 समंडे 1 का अनुपात होगा। आगे लास्ट देखेंगे एमादियो आवोगैड्रो ने बताया था कि कोई भी पदार्थ का जब 1 मोल लिया जाएगा तो उसमें कुल उसके कणों की संख्या हमेशा 6.023 गुणे 10 की घात 23 ही प्राप्त होगा। एक बार और ध्यान रखिएगा, किसी भी पदार्थ का जब 1 मोल लिया जाएगा तो उसके 1 मोल में जो उनके कणों की संख्या होगी हमेशा 6.023 गुणे 10 की घात 23 कण होंगे। अगर मान लीजिए 1 मोल हम सोडियम लें तो सोडियम के कणों की कुल संख्या हमेशा 6.023 गुणे 10 की घात 23 यानी कण होंगे। चाहे हम 1 मोल अगर जल लेते हैं तो इसमें भी जल के कुल कणों की संख्या हमेशा 6.023 गुणे 10 की घात 23 जल के कण होंगे। आवोगैड्रो संख्या को हमेशा कैपिटल एन और छोटे से फुटर के रूप में ए दिखाते हैं, जिसे आवोगैड्रो नंबर कहते हैं, और एन का जो मान होगा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। आज के लिए बस इतना ही, शेष हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।